पिछले हफ्ते मेरे पास एक अभागिन माँ आई। मैं खुद रोने लगा। इतना तक मैं समझ चुका था कि इनके साथ बहुत कुछ गलत हुआ, ऑल्दो उन्होंने अभी तक कुछ बोला नहीं था। शी सेड दैट कि मेरा 25 साल का जवान बेटा, उसको पुलिस आती है और कॉलर पकड़ करके घसीटते हुए, मारते पीटते हुए, लाखों ऐसे भाई बहन हैं जो एक दूसरे का साथ जिनका छूट जाता है, जिनका साया छूट जाता है अन्याय की वजह से। जब मैंने कोर्ट की प्रैक्टिस शुरू की थी 2014 में, जब मैंने काला कोट पहना, कॉलर बैंड लगाया, गाउन पहना, उसी दिन एक जिम्मेदारी का एहसास हुआ। हमारे पॉडकास्ट का नाम है भाइयों एवं बहनों, कोर्ट कचहरी बाई अविनाश। पिछले हफ्ते मेरे पास एक अभागिन माँ आई। अभागिन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनका 25 साल का जवान बेटा सलाखों के पीछे पहुंच गया था। वो बेतहाशा रो रही थी। वो जैसे ही मेरे सामने आई, उन्होंने मेरे पैरों को पकड़ लिया, मेरे पैरों में एक तरह से गिर गई, और ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मतलब जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है, मुझे लगा यार मतलब क्या हुआ, ये क्या, एकाएक मैं समझ ही नहीं पाया। मैं खड़ा हो गया। मैंने पूछा, माता जी आप पहले बैठिए, आप बैठिए। मैंने उनको गले लगा करके मैंने उठाया, उनके आंसू पोंछे, और मैंने उनसे पूछा कि आप बताइए पहले हुआ क्या है आपके साथ, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए, मैं कुछ भी करूंगा आपके लिए, आप बताओ मुझे कि क्या घटना दुर्घटना क्या हुआ आपके साथ। क्या आपको किसी ने परेशान किया है? क्या पुलिस प्रशासन ने आपको तंग किया है? या कोई बाहुबली गुंडा मवाली आपको धमकी दे रहा है, मारा पीटा है? क्या बात है, बताओ आप मुझे। तो फिर वो रोने लगी। लगभग 5-10 मिनट वो रोती रही, लगातार बेतहाशा। उनको देख करके मेरे खुद के, क्योंकि मैं एक लॉयर हूं, मेरे अंदर के इमोशंस उभर पड़े, जाग गए। मैं खुद रोने लगा। इतना तक मैं समझ चुका था कि इनके साथ बहुत कुछ गलत हुआ, ऑल्दो उन्होंने अभी तक कुछ बोला नहीं था, लेकिन उनका ये लगातार रोना, मेरे पैरों को पकड़ लेना, पैरों में गिर जाना, इतना काफ़ी था कि मैं इस बात को तब तक इंटरनलाइज कर चुका था, आत्मसात कर चुका था, समझ चुका था कि इनको कोई धमकी दिया है, मारा पीटा है, या पुलिस प्रशासन ने इनके साथ गलत हरकत की है, ज्यादती की है। लगभग 8-10 मिनट रोने के बाद जब वो चुप हुई धीरे धीरे, उनको मैंने ग्लास ठंडा पानी दिया, टिश्यू पेपर से लेकर के, रुमाल से लेकर के मैंने उनके आंसुओं को पोंछे। मैंने आंसुओं को पोंछा। मुझे लगा कि मैं अपने घर के, अपने परिवार के किसी मेंबर का, अपनी माँ का, चाची का, उनकी आंखों के आंसू को पोंछ रहा हूं। यही मेरी फीलिंग थी उस समय की। मैं खुद भी बहुत टेंस्ड हो चुका था उस समय। अभी मैं जब आपके सामने ये बोल रहा हूं, तो मैं सिर्फ नॉर्मल जो मेरे इमोशंस हैं वो आपके सामने आ रहे होंगे, लेकिन उस समय मैं खुद रोने लगा था। मैं खुद भी मैं इमोशनल व्यक्ति हूं, आप सब लोग मुझे जानते हैं। मैं खुद एक भावनात्मक रूप से बहुत ही प्रभावित, आप उसको कह सकते प्रोन व्यक्ति हूं। भावनात्मक रूप से मैं बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव, आप कह सकते हो कि मैं हूँ एक उस तरह का व्यक्ति हूँ कि जहाँ पर भावनाएं मुझे बहुत प्रभावित करती हैं। बहुत बार लोग इसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, और मेरे साथ बहुत बार धोखा भी हुआ है, क्योंकि मैं इमोशनल इंसान हूँ। बट एनीवेज, वो माता जी जो आई हमारे पास, वो माता जी से मैंने पूछा कि माता जी अब आप बताइए माँ कि क्या हुआ आपके साथ। देन शी सेड
that broke my heart. She said that कि मेरा 25 साल का जवान बेटा जो जज के एग्जाम की तैयारी कर रहा था, मतलब वो खुद लॉ कर रखा था, जो जज के एग्जाम की तैयारी कर रहा था, जो जज के एग्जाम की तैयारी कर रहा था, उसको पुलिस आती है और कॉलर पकड़ करके घसीटते हुए, मारते पीटते हुए उसको घर से उठा करके लेकर के जाती है, घसीटते हुए जिप्सी में डालती है और उसे लेकर के जाती है और थाने के हाजत में बंद कर देती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 22 कॉन्स्टिट्यूशन में यह दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर आप किसी को भी गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटे के अंदर आपको नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस करना होता है। तो उस मां ने कहा कि साहब हम बहुत डरे हुए हैं, खौफजदा है, हमें बचाइए। हमारे जवान बच्चे को जो पढ़ने में बहुत ब्राइट है, बहुत तेज है पढ़ने में, एकेडमिकली बहुत साउंड है, वो जज बनना चाहता है, वो न्याय व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहता है, वो जो वंचित है उनको न्याय देना चाहता है, वो खुद अन्याय का शिकार हो गया है, उसको प्लीज आप जेल से निकाल लीजिए। मैंने उनकी बात सुनी तो मुझे एक चीज रियलाइज हुआ, पहले भी रियलाइज होता आया है, उस दिन और ये बात बिल्कुल पक्के रूप से मन में बैठ गई कि भारत में ऐसी करोड़ों माएँ हैं, लाखों ऐसे बाप हैं, पिताजी हैं, लाखों ऐसे भाई बहन हैं जो एक दूसरे का साथ जिनका छूट जाता है, जिनका साया छूट जाता है अन्याय की वजह से, पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी की वजह से, बाहुबलियों के अपराध की वजह से, धमकी की वजह से, उनके तांडव की वजह से। तब मैंने ये डिसाइड किया कि इनकी आवाज, जो ये मां बैठी हुई है, इनको तो मैं ऑफ कोर्स इनके लिए लड़ूंगा ही, इनकी आवाज मैं कोर्ट में बनूंगा ही। जब मैंने कोर्ट की प्रैक्टिस शुरू की थी 2014 में मैंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से डिग्री ली थी, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से 9 to 14 में, 2009 से लेकर के 2014, 2009 to 14 बैच में चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में मेरी पढ़ाई हुई। और 14 में पास आउट होने के बाद जब मैंने काला कोट पहना, कॉलर बैंड लगाया, गाउन पहना, उसी दिन एक जिम्मेदारी का एहसास हुआ। जब कोर्ट में गया तो लगा कि मैं कुछ एक ऐसे जगह पर आया हूं, एक ऐसे नोबल प्रोफेशन का हिस्सा बना हूं जिसकी बड़ी रिच लेगेसी है और मेरे कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब आ गई है। मुझे अन्याय के खिलाफ लड़ना है, मुझे अधर्म के खिलाफ लड़ना है, मुझे जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, जो वंचित समाज के लोग हैं किसी भी कारण से, चाहे वो जाति धर्म के नाम पर वंचित हो, वो फिनांस पैसों के नाम पर वंचित हो, समाज के नाम पर वंचित हो, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, रेसिडेंस, रिलीजन, कास्ट, किसी के भी बेसिस पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आप सब लोग जान रहे हैं कि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है और आर्टिकल 15 और 16 को अगर आप पढ़िएगा तो 15 में डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और 16 में इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वहां भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मैंने सारी चीजें आपको बताई। तो मेरा जो ये विश्वास 11 साल, 11.5 साल अब तो हो गए, टू बी वेरी प्रिसाइज, 11.5 साल पहले ये मेरा विश्वास था, जो कि ये माँ जो मेरे सामने आई एक हफ्ते पहले, तो ये विश्वास उस दिन एक डिसीजन ले लिया, एक निर्णायक भूमिका में आ गया। उस दिन मैंने निर्णय लिया कि कानूनन रूप से तो लड़ूंगा ही लड़ूंगा। जिन लोगों को कानून के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, देश में 140 करोड़ की आबादी हमारी, 1.4 बिलियन, इट्स ह्यूज, इट्स ओनली आफ्टर चाइना। अमेरिका इतना डेवलप्ड है, लेकिन हम उनकी पॉपुलेशन से हमारी पॉपुलेशन देखो कितनी ज्यादा है।
हमारी पॉपुलेशन उनसे लगभग लगभग 4-5 गुना ज़्यादा है, और एरिया हमसे, हमारा एरिया कम है, हमसे उनका 4-5 गुना 7 गुना ज़्यादा एरिया है। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का भी मामला है। 140 करोड़ जो हमारी आबादी है, जिसमें कि पढ़े लिखे लोग बहुत कम हैं। आप कहते होंगे कि सर लिटरेसी रेट तो इतना ज़्यादा है, लेकिन लिटरेसी रेट वो नहीं है कि जो पढ़े लिखे हैं। इंडिया में लिटरेसी का डेफिनेशन क्या है? जो साइन कर सकता है, जो मतलब सुन सकता है, समझ सकता है, पढ़ सकता है कुछ जो लिखा हुआ है, ये लिटरेसी का डेफिनेशन है। बताइए, तो ये लिटरेसी का डेफिनेशन एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं हो सकता है। एक डेवलपिंग कंट्री जो रैपिड रेट पे ग्रो कर रही है और इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर है, उसकी कहानी, ग्रोथ स्टोरी, डेवलपमेंट स्टोरी ये नहीं हो सकती है। तो सारे लोगों को एम्पावर करना होगा, लीगली एम्पावर करना होगा, कानून की जानकारी देनी होगी। एक हमारे लॉ में एक बड़ा फेमस मैगजिम है, इग्नोरेंसिया जुरिस नॉन एक्सक्यूज एक्ट, दैट इज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। अगर मैं नहीं जान रहा हूं, मैंने किसी के ऊपर गोली चला दी और मैंने बोला मुझे पुलिस ने पकड़ा, मैं जेल में डाला गया, कोर्ट में मुझे बेल नहीं हुआ, तो मैं ये बोलता हूं कि यार मैं जानता ही नहीं था इस कानून के बारे में, तो मुझे जेल नहीं होनी चाहिए, मुझे बेल मिल जाना चाहिए। भैया ये गलत है। आप अगर भारत में पैदा हुए हैं तो यू मस्ट नो द लॉ ऑफ द लैंड। लेक्स लोकाई क्या है आपको पता होना चाहिए। लेक्स लोकाई, लेक्स फोराई, लॉ ऑफ द लैंड एंड लॉ ऑफ द फोरम रेस्पेक्टिवली, ये आपको पता होना चाहिए। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक डिसीजन लिया कि सारे लोगों तक मेरी बात कैसे पहुंचेगी। तो मैंने एक अभूतपूर्व, मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था, एक अभूतपूर्व निर्णय लिया और मैंने डिसाइड किया, मैंने ये निर्णय लिया कि मैं एक पॉडकास्ट शुरू करूंगा। मैं एक पॉडकास्ट शुरू करूंगा और उस पॉडकास्ट का नाम है, आप सबके सामने मैं पहली बार ब्रेक कर रहा हूं, जब ब्रेकिंग न्यूज फॉर मी, फॉर माई well-wishers, for my lovers, for my audience, for my students, for my colleagues, for my lawyers, advocates, for the judges, fellow judges, everyone, all the audience alike, masses and classes alike. I am breaking it before you that the name of our podcast is कोर्ट कचहरी by अविनाश। हमारे पॉडकास्ट का नाम है कोर्ट कचहरी by अविनाश। फिर से रिपीट करता हूं, हमारे पॉडकास्ट का नाम है भाइयों एवं बहनों कोर्ट कचहरी by अविनाश। इस पॉडकास्ट में हम आपको हर उस चीज से रूबरू कराएंगे जो आप कानूनन रूप से जानना चाहते हैं। आपकी चाहत है लेकिन वो बात आप तक पहुंच नहीं रही है। तो मेरे दोस्तों, ये पॉडकास्ट एक आम पॉडकास्ट नहीं है। दिस इज नॉट अ रेगुलर मियर पॉडकास्ट। This is a movement. This is going to be a movement and this will be a movement. This is a revolution. This is going to be a revolution. This will be a revolution and we will hit the bullseye straight forward, a single stroke, and you all will love it. हमारा पॉडकास्ट कोर्ट कचहरी by अविनाश आपके लिए खड़ा होगा, आपकी लड़ाई लड़ेगा, आपके द्वंद्व में आपके साथ होगा, आपके हर कदम पर आपके साथ होगा। कुछ भी अन्याय अगर आपके खिलाफ में हो रहा होगा या हुआ होगा या होने वाला होगा, उसकी आशंका होगी, उसके लिए हम खड़े होंगे। हमारी माइक खड़ी होगी, हमारा सिस्टम खड़ा होगा, हम आपके लिए लड़ेंगे। हम बेजुबानों की आवाज बनेंगे, हम आपकी हक की लड़ाई लड़ेंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों एवं बहनों, मेरे भारत, मेरे प्यारे भारत, मेरे के देशवासियों, मैं आप सब लोगों से वादा करता हूं, आज ये प्रॉमिस करता हूं कि ये पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सारे लीगल इश्यूज को, सारे लीगल कॉन्सेप्ट्स को इजी लैंग्वेज में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में,
जो कि एक गांव का लड़का भी समझ सकता है, एक अनपढ़ आदमी भी, खेत खलिहान में काम करने वाला किसान भी समझ सकता है, आपके लिए ला रहा हूं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। जो यूथ है, जो बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटीज ऐसी है कि वो बिजनेस कर नहीं पाते हैं, वो बिजनेस के रूल्स में ही फंसे रह जाते हैं, और गलती से खुदा न खास्ता कोई केस हो गया, मामला खत्म, शून्य बटा सन्नाटा। उस यूथ का सपना का मर्डर हो जाता है। कितना भी वो टैलेंटेड रहे, वो कहीं ना कहीं 30, 40, 50 हजार रुपए के लिए काम कर रहा होता है किसी के लिए, सुबह से घर से निकलता और रात में घर आता है सिर्फ 40-50 हजार रुपए के लिए, जबकि वो उससे ज्यादा डिजर्व करता है। वो 5 लाख 5 करोड़ महीना डिजर्व करता है, और वो उतना बड़ा एम्पायर बना सकता है, लेकिन वो इसलिए नहीं बना पा रहा है क्योंकि उसको केस में फंसा दिया गया है। हमारा लीगल सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, लीगल सिस्टम उससे दूर खड़ा है, और दूर खड़ा होकर के उसका यहां का लीगल सिस्टम एक स्माइल कर रहा है, और स्माइल इविल स्माइल, क्रूर स्माइल। जो न्यायिक व्यवस्था है, मैं खुद उसका एक हिस्सा हूं, 11.5 साल से वकालत कर रहा हूं, लेकिन हमारे जजेस, हमारे लॉयर्स, ये सारे इस बात से अग्री करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था इतनी लेट लतीफी वाली व्यवस्था हो गई है कि लोगों का भरोसा उठने लगा है। सब कुछ इतना तेज हो रहा है, हर बार 3G आया, 4G आया, 5G, 6G, 7G का टेस्टिंग चल रहा है, जापान तो 8G में चल रहा है कि फास्ट इंटरनेट खुलना चाहिए, ब्रॉडबैंड, वाईफाई सब मतलब आ गया। जियो क्या क्या टेस्टिंग कर रहा है, एयरटेल क्या क्या टेस्टिंग कर रहा है, सैटेलाइट पे क्या क्या काम हो रहा है। एलोन मस्क खुद ही मतलब कि स्पेस एक्स को भेज दिया अंतरिक्ष में, मंगल ग्रह पे कॉलोनी बनाने की बात हो रही है। और हमारा लीगल सिस्टम पे आज भी सन्नी देओल की मूवी का डायलॉग था, तारीख पर तारीख, दामिनी फिल्म का, वो आज भी एक सच्चाई है। वो फिल्म का डायलॉग सिर्फ डायलॉग नहीं था, लोगों ने रिलेट किया उससे, लोगों ने रिलेट किया कि ये तो होता है एक्चुअल में। और आज भी वो फिल्म को आए हुए 50 साल 40 साल हो गए, और 40 साल नहीं भी हुए होंगे तो 35-30 साल तो हो ही गए, लेकिन 30-35 साल में हमारी न्यायिक व्यवस्था अभी भी नहीं सुधरी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के प्रयास के बाद हमारे 3 कानून में बदलाव किए गए। आईपीसी को ओवरहॉल किया गया और बीएनएस बनाया गया, इंडियन एविडेंस एक्ट को ओवरहॉल किया गया और साक्ष्य अधिनियम बनाया गया, सीआरपीसी को ओवरहॉल किया गया और अलग कानून क्रिमिनल प्रोसीजर का लाया गया। तो ये धन्यवाद के पात्र हैं, इन्होंने बदलाव किया। कितने दिनों में चार्जशीट फाइल होनी चाहिए, ऑनलाइन एफआईआर होना चाहिए। 0 एफआईआर पहले भी था, लेकिन लोग जानते ही नहीं थे कि यहाँ पर केस, अगर किसी लड़की का रेप हो गया दिल्ली में, और रेप होने के बाद उसको कोई मेरठ में फेंक दिया, तो मेरठ में थाना एफआईआर नहीं लेता था, बोलते थे कि तुम दिल्ली जाओ। दिल्ली में आती थी तो कहता था कि मेरठ जाओ, तुम मेरठ की हो, मेरठ में तुमको रेप करने के बाद मेरठ में तुमको झाड़ी में फेंका था तो वहां पे केस करो। तो ये तो चलता रहता था, तो इसमें इसकी भी बात की गई है। तो पूरे सिचुएशन को, जो इंडिया का जो लीगल सिस्टम है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसको थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश हुई है। तो इस बात के लिए मैं बधाई भी दे रहा हूं, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। और भी जरूरत वाली चीजें हैं, और भी नेसेसिटीज हैं जो कि होने चाहिए, और भी रिक्वायरमेंट्स हैं जो फुलफिल होने चाहिए, ताकि आम जनता का विश्वास न्यायिक व्यवस्था के प्रति जो अटल था वो अटल ही अडिग ही रहना चाहिए। वो गड़बड़ाना डगमगाना नहीं चाहिए, वो हिलना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, इसी चीज को मैं लेकर के आ रहा हूं। यंग कपल्स, डिवोर्स, देखो अब मेट्रोज में ही नहीं, पहले इंडिया में डिवोर्स नहीं होता था, 7 जन्मों का साथ की बात होती थी। अमेरिका से, यूरोप से आया, अब यहां भी डिवोर्स होने लगे। पहले दिल्ली मुंबई में शुरू हुआ, मेट्रोज में शुरू हुआ, अब छोटे छोटे शहरों में आ गया। पटना, लखनऊ, ऐसे शहरों में टॉप टीयर 1 सिटीज नहीं, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में आने लगा। अब तो गांव में भी डिवोर्स हो रहा है। तो यंग कपल्स को डिवोर्स की जानकारी नहीं होती है, वहां भी वो फंस जाते हैं।
वकीलों की फीस इतनी ज़्यादा होती है कि क्या फीस देंगे, क्या खाना खाएंगे, क्या रहेंगे, क्योंकि जब आप शादी करते हो आप यंग होते हो, आपको फैमिली को बसाना होता है, सेटल करना होता है। तो ये सारी चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं। इसके लिए भी न्यायिक व्यवस्था इतनी सुलभ नहीं है, वकील इतने सुलभ नहीं है, फीस काफ़ी हाई है। हर घर में, हर खानदान में भारत में एक लीगल डिस्प्यूट है। परिवार में भाई भाई का प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, भाई बहन का प्रॉपर्टी का 2005 के बाद से जो बहन है उनको भी अधिकार दिया गया है, उनको भी अपने भाई के बराबर अधिकार दिया गया प्रॉपर्टी में। तो भाई बहनों का डिस्प्यूट है, बिजनेस का जो बिजनेस पार्टनर्स है उनका डिस्प्यूट है, जो इंडिविजुअली बिजनेस करना चाह रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाह रहे हैं, जो पार्टनर्स बनाना चाह रहे हैं, उनका अलग प्रॉब्लम है। साइबर लॉ में अलग प्रॉब्लम है, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में अलग प्रॉब्लम है, सिविल क्रिमिनल का जो प्रॉब्लम है तो सालों साल से भारत में चला आ ही रहा है। मतलब हर जगह पर यह प्रॉब्लम चलती ही जा रही है, बदस्तूर, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं उन सारे इश्यूज को रेज करूंगा। आपके सामने पॉलिटिशियंस होंगे, आपके सामने मंत्री होंगे, आपके सामने सत्ता को चलाने वाले सत्ताधीश होंगे, सत्ता के शिखर पर बैठने वाले, सत्ता को गवर्न करने वाले, आपके ऊपर राज करने वाले लोग यहां पर बैठेंगे, जो आपके लिए कानून बना रहे हैं। लॉ मेकर्स बैठेंगे जो आपके सवाल से बचते आते हैं, आपके सवाल को टरका देते हैं, सवाल को साइड कर देते हैं, आपके सवाल को टेकअप नहीं करते हैं। वहां पर आपका दोस्त, आपका भाई अविनाश है। मैं यहां पे खड़ा रहूंगा और उनसे सवाल पूछूंगा। जहां जहां पर टकराव होगा, जहां जहां पर आपके हितों का टकराव होगा, मैं उनसे सवाल पूछूंगा, सवाल करूंगा और उनसे जवाब लेकर ही छोड़ूंगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र के मंदिर से आप आ रहे हैं। लोकतंत्र की जननी भारत है, लोकतंत्र की जननी बिहार है और मैं बिहार से आता हूं, पाटलिपुत्रा से आता हूं, नालंदा से आता हूं। तो नालंदा विश्वविद्यालय का आपने नाम सुना होगा। मेरी पैतृक क्षमता, मेरी पैतृक जो संपत्ति है, मेरा जो पैतृक गांव है वो दैली है, हरनौत प्रखंड के में, नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड में दैली एक छोटा सा गांव है, वहां से आता हूं। तो वहां से वो लोकतंत्र की जननी बिहार, नालंदा से निकल करके पटना पाटलिपुत्रा के माध्यम से होते हुए, पाटलिपुत्रा के रास्ते से गुजरते हुए मैं दिल्ली में आपके सामने स्टूडियो में बैठा हूं। पॉडकास्ट में आपके सामने ऐसे ऐसे लोगों को लेकर के आऊंगा जो कि आपको कभी जवाब नहीं देते हैं, लेकिन मैं उनसे जवाब पूछूंगा, उनको देना पड़ेगा, बिकॉज दे आर अकाउंटेबल एंड दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल बाय देयर इवन देयर कॉलर्स। आपके सामने जजेज होंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेज होंगे, जिन्होंने बड़े बड़े फैसले सुनाए हैं, जिन्होंने मौत की सजा सुनाई है, फांसी की सजा सुनाई है, बड़े बड़े अपराधियों को, बाहुबली को, डॉन को जेल भेजा है, मुख्यमंत्री को जेल भेजा है, मंत्री, विधायक, सांसदों को जेल भेजा है। वो जजेज आपसे रूबरू होंगे। लॉयर्स तो होंगे ही होंगे। केसेस में क्या पेचीदगी होती है उसको लेकर के लॉयर्स रूबरू होंगे। सुप्रीम कोर्ट के, भारत के सबसे बड़े बड़े लॉयर्स आपके सामने होंगे। हाई कोर्ट के, सिविल कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबसे बड़े बड़े लॉयर्स सामने होंगे। ट्रायल कोर्ट के सबसे बड़े लॉयर्स होंगे, हाई कोर्ट के सबसे बड़े लॉयर्स होंगे, सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े लॉयर्स होंगे, रिट पिटिशंस के सबसे बड़े लॉयर्स होंगे। आपके फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन को प्रोटेक्ट करने वाले जो रिट पिटिशन के लॉयर्स होंगे, वो आपके सामने होंगे। जो भारत के इतने बड़े अधिवक्ता गण का समूह है, वो आपके सामने होगा। आप सबसे निवेदन है, नम्र निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, टेक्स्ट करिएगा और आप जो भी सवाल चाहते हैं वो मैं पूछूंगा। सवाल आपके होंगे, बस आवाज मेरी होगी, चेहरा मेरा होगा, मुंह मेरा होगा, बस आवाज का माध्यम हम होंगे, लेकिन वो एक्चुअल में आवाज आपकी है। तो दोस्तों, मेरे भाइयों एवं बहनों, आप हमारे चैनल को, आप हमारे पॉडकास्ट यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोर्ट कचहरी बाय अविनाश। क्या नाम है? कोर्ट कचहरी बाय अविनाश। प्रेस द बेल आइकॉन। आप बेल आइकॉन को दबाइए। रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए पर्सनलाइज नोटिफिकेशन का बटन दबाइए।
और आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस जैसे ही वीडियो अपलोड होंगे हमारे चैनल पे, तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। आप हमारे चैनल से बने रहिए, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। विश्वास करिए, सवाल आपके होंगे, सिर्फ मैं माध्यम हूं, लेकिन हमारे माध्यम से आपके बहुत सारे लीगल इश्यूज को, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, रोजमर्रा दिनचर्या के प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूंगा। मेरे दोस्त, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। मेरी स्कूलिंग, मेरी प्राथमिक शिक्षा देश के सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम से हुई है। मैं 6वीं क्लास से वहां का सैन्य शिक्षार्थी, सैन्य छात्र रहा हूं, कैडेट नंबर 3704 अविनाश कुमार। तो मैं वहां से पढ़ाई करके आया हूं। मेरा बैकग्राउंड वो है। हमारे स्कूल के जो ल्यूमिनरीज हैं, जो डिस्टिंग्विश्ड स्टूडेंट्स रहे हैं वहां के, उसमें एनएस से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर है, कीर्ति चक्र आईपीएस, फॉर्मर डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये हमारे भारत के मस्तक के, मुकुट के नागमणि हैं, तिलक हैं। एस जयशंकर फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर इंडिया के, हमारे स्कूल के पढ़े हुए हैं। अखिलेश यादव यूपी के सीएम, फॉर्मर सीएम, समाजवादी पार्टी के मुखिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरे देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी हमारे सीनियर रहे हैं, हमारे स्कूल के पढ़े हुए छात्र रहे हैं। तो मैं उस स्कूल से आता हूं। देश के फौज में सबसे बड़े बड़े जो नाम आज तक हुए हैं वो हमारे स्कूल के रहे हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम, 5 मिलिट्री स्कूल है सिर्फ इंडिया में। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बैंगलोर। ये 5 ही राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है और आप इनका ग्लोरियस गौरवशाली इतिहास उठा करके देख लो। एक साथे सब साधे, सब साधे न जाए। एक साथे सब सधे, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मैं वहां से पढ़ करके आया हूं। मेरा आर्मी बैकग्राउंड है। आप विश्वास रखिए, जवान से पीछे नहीं हटेंगे। सर कटा देंगे लेकिन जवान से पीछे अविनाश नहीं हटेगा, क्योंकि बैकग्राउंड ही वही रहा है, खून में वही है, वेंस में वही है, डीएनए में वही है, जोश वही है, जज्बा जुनून वही है, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डिवोशन वही है। तो मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा दोस्त। अब मुझे इजाजत दीजिए, आप मुझे इजाजत दीजिए। आप हमारे टीजर को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे YouTube के शॉर्ट वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे पॉडकास्ट के चैनल को जो भी वीडियो जाते हैं उसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास डिस्कस करिएगा। इसको एक रेवोल्यूशन बना दीजिए। शाम में जब आप बैठते हैं, सुबह में बैठते हैं, तो इसको लेकर के आप डिस्कस करिए और हमें सवाल भेजिए। आप हमें कमेंट करिए, टेक्स्ट भेजिए, हमारे नंबर पे व्हाट्सअप करिए, हमारे ईमेल पे करिए, हमारे टेलीग्राम पे करिए, हमारे इंस्टाग्राम पे करिए, हमारे फेसबुक पे करिए, हमारे लिंक्डइन पे करिए। हर सोशल मीडिया पे आप हमें अटैक करिए सवालों के साथ, और आपके सवालों का जवाब हम देंगे, हमारी टीम देगी, और हमारे पॉडकास्ट में आने वाले इस देश के बड़े बड़े जो अचीवर्स रहे, लीजेंड्स रहे अपने अपने फील्ड के, वो देंगे। बस इतना ही कहना था दोस्तों। आज टीजर था तो इतना ही कहूंगा, ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। पहले पॉडकास्ट में बस 5 दिन के बाद आपसे मुलाकात होगी देश के बहुत बड़े शख्सियत के साथ, देश के बहुत बड़े शख्सियत के साथ। वो कभी भी किसी पॉडकास्ट पे पहले नहीं आए। वो YouTube चैनल पे, मीडिया चैनल पे, नेशनल चैनल पे नहीं आए हैं। उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़े शख्सियत हैं। आपको मज़ा आ जाएगा सुन करके। देश उनको कभी सुना ही नहीं है, लेकिन वो हमेशा स्कीम ऑफ थिंग्स में रहे हैं। राइट फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, बॉटम टू द टॉप, नीचे से लेकर के टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप। प्राइम मिनिस्टर से लेकर के प्रेसिडेंट से लेकर के हर जगह पर वो इंसान ओमनी प्रेजेंट रहा है, सारे चीजों को देखा है, समझा है। तो उनसे मैं आपको रूबरू कराऊंगा। सिर्फ 5 दिन का इंतजार करिए। इतना इंतजार तो आप करेंगे ही, समय दीजिए, और 5 दिन के बाद
हम आपके साथ लगभग 1.5 से 2 घंटे के पॉडकास्ट के लिए रूबरू होंगे और आपको ऐसी चीज़ दूंगा जो आप नॉर्मल पॉडकास्ट में, आम पॉडकास्ट में आपने नहीं देखा होगा। आपको मज़ा आ जाएगा, आप सेलिब्रेट करोगे, आपको लगेगा कि कोई आपके सवालों को उठा रहा है। हम टीआरपी की लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं। हमारी लड़ाई है टीआरपी वर्सेस ट्रुथ। टीआरपी की जो लड़ाई है, जो नेशनल मीडिया चैनल वाले लोग लड़ रहे हैं, बड़े बड़े चैनल्स जो हैं देश के, नेशनल मीडिया के लोग लड़ाई कर रहे हैं, कुछ भी ब्रेकिंग न्यूज़ चला दे रहे हैं। वहाँ पर जो लीगल ब्रेकिंग न्यूज़ है वो भी जो चल रहा है टीआरपी के लिए चल रहा है। हम टीआरपी वर्सेस ट्रुथ की लड़ाई को लड़ेंगे। हम ट्रुथ पे, सच्चाई पे खड़े रहेंगे, टीआरपी की बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए, आपके दोस्त और होस्ट अविनाश कुमार को इजाज़त दीजिए। कोर्ट कचहरी बाय अविनाश कुमार is coming soon. Court Kachahari by Avinash is coming soon and will be in your house, in your bedroom, in your dining room, in your living room, in your drawing room, everywhere. By say 20th of this month, सिर्फ 5 दिनों के बाद। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, सबा खैर। मिलते हैं अगले एपिसोड में, पहले एपिसोड में। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय श्री राम।